वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत विद्या एसबी में। हम लोग ईवीएस कंटिन्यू कर रहे थे। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सारी थ्योरी और लगभग सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और तीसरा टॉपिक हमने शुरू किया था आवास का, इसको हम शेल्टर भी कहते हैं। उसकी थ्योरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पार्ट है। इसमें हम 50 से ऊपर यानी कि 60-70 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग किताबों से लिए गए हैं। 3-4 अलग अलग किताबों से जो बनाए गए हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के आवास इग्लू है। इग्लू कौन सी जनजाति के आवास को कहते हैं? मसाई जनजाति, कजाक तो कोई है ही नहीं, और एस्किमो। तो एस्किमो इसका राइट आंसर है। तो एस्किमो जनजाति के आवास को क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू जो है ये एस्किमो जनजाति का आवास है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो किस जनजाति के आवास को इग्लू कहते हैं? एस्किमो जनजाति के आवास को इग्लू कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जंतु के आवास को कैनल कहते हैं? कैनल क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। हाथी, कुत्ता, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस जंतु के आवास को कैनल कहते हैं? तो कुत्ता इसका राइट आंसर होगा सी। किस जंतु के आवास को क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं। कुत्ता के आवास को कैनल कहते हैं। ये पिछले एग्जाम में आया भी है। इसके बाद अगला है, हम लोग बहुत कम समय में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट यही रहेगा कि समय कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो और अच्छे तरीके से सॉल्व हो, सारी चीज़ें हमें समझ में आए। तो तीसरा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय धरोहर है कौन सी? राष्ट्र की धरोहर है, एक देश की धरोहर कौन सी है? निजी अस्पताल तो प्राइवेट हो गई। निजी का मतलब प्राइवेट अस्पताल, तो ये तो गलत है। प्राथमिक विद्यालय, अब प्राथमिक विद्यालय कई प्रकार के होते, सरकारी भी होता और प्राइवेट भी होते, तो यहाँ खुल के नहीं बताया उनने। ताजमहल जो है ये राष्ट्र की धरोहर है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। ताजमहल राष्ट्र की धरोहर है। तो कौन सा एक राष्ट्रीय धरोहर है? ताजमहल। अगला है, भारत सरकार ने देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? तो इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। स्वच्छ हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा स्वच्छ शहर और स्वच्छ भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्वच्छ भारत अभियान। जो प्रश्न आपसे ना बने आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और फिर बाद में उसको याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक संपत्ति है? सरकार की संपत्ति कौन सी है? प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक चिकित्सालय, मंदिर या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक विद्यालय, यदि ये लिखा होता कि प्राथमिक विद्यालय सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक विद्यालय 2 प्रकार के होते, एक सरकारी भी होता है, एक प्राइवेट भी होता है, तो ये तो है नहीं। मंदिर सरकार के भी होते, कुछ घर के लोगों के भी होते, कुछ अलग अलग ट्रस्ट के भी होते, तो ये भी नहीं है। सार्वजनिक चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय, ये सार्वजनिक संपत्ति है, बिल्कुल खुल के लिखा है सार्वजनिक चिकित्सालय। और अलग अलग किताबों में ये भी मैंने देखा है, तो आप अपने हिसाब से इसको सही मान लें या इसमें डाउट है तो कमेंट करें, मैं इसको फिर से बताऊंगा आपको। तो सार्वजनिक चिकित्सालय, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक सार्वजनिक संपत्ति है। बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बया एक पक्षी होती है। कहाँ रहती है? बया एक पक्षी होती है, कहाँ रहती है? घर में रहती है, बिल में रहती है, दड़बे में रहती है, घोंसले में रहती है। तो बया एक पक्षी है जो घोंसले में रहती है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास क्या कहलाते हैं? टुंड्रा प्रदेश मतलब बहुत ठंडा प्रदेश होता है जहाँ पे, उसको हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अपने भारत में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख का क्षेत्र है, ये बहुत ठंडे प्रदेश है और ठंडे प्रदेश टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले निवासियों को, वहाँ के लोगों के आवास को क्या कहते हैं? क्रोल कहते हैं, ट्यूपेक, घर या इग्लू। तो क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास को इग्लू कहते हैं और एस्किमो जनजाति के आवास को भी इग्लू कहते हैं। तो सी इसका राइट है। अब हमें इसको मिलाना है कि ये क्वेश्चन है कि सही जोड़ी मिलाइए, तो हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश बिल में रहता है। भालू कहाँ रहता है? भालू शेर ये मांद में रहते हैं।
या गुफा में रहती हैं। ततैया कहाँ रहती? ये छत्ते में रहती है। चील पेड़ की डाल पे अपना घोंसला बनाता है। तो ये हमने सही जोड़ी मिला ली है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे कि जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग किस प्रकार के जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग किस प्रकार के आवास ज़्यादातर प्रयोग में लेते हैं। जो जंगल में रहते हैं तो पक्के मकान तो जंगल में लेंगे नहीं प्रयोग में, ना महल लेंगे, झोपड़ी ही लेंगे। तो झोपड़ी इसका राइट आंसर है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग किस प्रकार के अधिकांशतः आवास प्रयोग में लेते हैं? झोपड़ी। 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अगला है बंदर, शेर और चूहे के घर किस किस के? बंदर के और शेर के और चूहे के क्रम से हमें बताना है कि किसका आवास क्या है। तो बंदर का तो देख लो पेड़ है, बंदर का पेड़, शेर का गुफा, चूहे का बिल। तो सी हमारा राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये सारे अब जो प्रश्न हैं वो पुराने वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या कोई अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो जिसमें पहला है, हमने इसको पढ़ाया भी है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर मतलब अवलोकन करने पर या निरीक्षण करने पर पाया जाता है कि लोगों ने अपने घर कैसे बना रखे हैं? पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिलें हैं, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, इसमें 2 मंजिल हैं, 2 फ्लोर हैं। नीचे की मंजिल पर, नीचे के फ्लोर पे जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं कहाँ रहती है? पहली मंजिल पर रहती है, फर्स्ट फ्लोर पर रहती है। सभी घरों की छतें कैसी हैं? सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र में किस भाग के हैं? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख की विशेषताएं हैं घरों की। ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख के घरों की विशेषताएं हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहली मंजिल पे ये क्या करते हैं? जो घर में उपयोग होने वाला सामान है वो रखते हैं और पालतू जानवरों को रखते हैं। क्योंकि ठंड होती है तो ये दूसरी मंजिल पे रहते हैं। पहली मंजिल पे ज़्यादा ठंड लगती है, नीचे से जो बर्फ़ से जो ठंड रहती है वो ऊपर थोड़ा सा कम लगती है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान रखते हैं। सेकंड फ्लोर पे खुद रहते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर यानी ये ठंडा प्रदेश है जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो ये वहाँ की विशेषता है, वहाँ के घरों की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा सी। आपके एग्जाम में ये आया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? अब देखिए कुछ पक्षी ऐसे भी होती हैं जो कांटों में भी अपना घोंसला बनाती हैं, जैसे यही पक्षी। तो कौन सा पक्षी है? बया है, फाख्ता है, शकरकोड़ा है या कलचिड़ी है? तो इसका राइट आंसर है फाख्ता। पहला इसका राइट आंसर है फाख्ता, जिसको कबूतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबूतर भी कहते हैं। तो कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता या कबूतर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति बस्ती में एक साथ नहीं रहता, कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? कौन सा ऐसा कीट है जो मधुमक्खियों के जैसा एक साथ नहीं रह सकता? क्या ततैया या बर्र है या दीमक है या मकड़ी है या चींटी है? तो इसका राइट आंसर है मकड़ी। इसका राइट आंसर है मकड़ी। कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो इसका राइट आंसर है मकड़ी। मकड़ी नहीं रहता है एक साथ। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होती हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं और लक्षणों को पढ़ते हुए आपको बताना है कि कौन से राज्य का वो घर है या वो मकान कौन से राज्य में है। तो उसमें बताया है कि मकान जो है वो मजबूत बांस के खंभों पे बना है। मजबूत बांस के खंभों पे बना है। अंदर से मकान लकड़ी से बना है। तो लकड़ी से बना है, मजबूत बांस के खंभों पे बना है। मकान जमीन से लगभग 12 से 15 फीट या 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बना है। मकान की छतें कैसी है? ढालू है। मकान की छतें ढालू है कि यदि वर्षा हो या बर्फबारी हो तो जल्दी से वो नीचे गिर जाए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी या वर्षा होती है तो वो छत जो है यदि वो कमज़ोर होती है या समतल होती है तो उस पर रुक जाती हैं चीज़ें। पानी बहुत तेज गिरेगा तो उस पर रुक जाता है, भरा रहता है हमेशा। इसलिए ढालू छतें होना जरूरी है ताकि नीचे गिर जाए। तो ये किस
कहाँ की घर की विशेषता है? यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है, देखो मैंने बोला कि वर्षा भारी होती है, पानी भर जाता है, इसलिए ढालू छतें होना जरूरी है मकानों की। तो यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो किस राज्य में यह गांव होना चाहिए? तो ये मैंने आपको बताया था कि ना राजस्थान है, ना यूपी बिहार है, ये असम है। असम की विशेषताएं हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इसका राइट आंसर है असम। एग्जाम में ये पूछा भी गया है। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं का विचार कीजिए। घरों के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी है ढालू छतें। छतें कैसी है? ढालू और पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी है। पत्थर के खम्भों पर जमीन से 10-12 फीट ऊंचाई पर घर बने हैं। पत्थर के खम्भों, लकड़ी के खम्भों नहीं, पत्थर के खम्भों। पत्थर गारा और चूने से मोटे दीवारें बनी हैं और लकड़ी के फर्श हैं। फर्श लकड़ी के हैं, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर घर बने हैं। पेड़ की तनों की लकड़ी से ढालू छतें बनी हैं। निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं है। तो लेह लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? अब पूछा उन्होंने लेह लद्दाख का। कौन सा पूछा उन्होंने? लेह लद्दाख के घरों की विशेषताएं पूछी हैं। तो अब हमें बताना है कि कौन कौन सी विशेषता लेह लद्दाख के घर की है। तो पहली तो यही है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। इसमें जानवरों को ज़रूरत का सामान रखते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। इसके बाद पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, हाँ ये भी ठीक है। इसके बाद है कि लकड़ी के फर्श होते हैं। लकड़ी के फर्श होंगे तो नीचे से जो ठंड लग रही है वो नहीं लगेगी। तो लकड़ी के फर्श होते हैं। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमारा? ये हमारा है सी ऑप्शन में, ए, डी और ई। तो यही हमारा राइट आंसर है। ना ये है ना ये है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? एस्किमो जो जनजाति है वो अपने घर का निर्माण बर्फ से करती है। बर्फ से क्यों करती है? पहला, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ये तो गलत है, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ये फालतू के ऑप्शन है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। हाँ बर्फ उपलब्ध है लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है? सेकेंड, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की जो गर्मी रहती है उसको बाहर जाने से रोकती है, इसलिए बर्फ से घर का निर्माण करते हैं एस्किमो जनजाति। तो बी राइट आंसर है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में बताया है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। ये फिर असम वाला उदाहरण है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये घर कहाँ की विशेषता है? असम की विशेषता है। यह घर कहाँ की विशेषता है? असम की। असम इसका राइट आंसर है। भारी वर्षा हो रही है तो असम, असम इसका राइट आंसर है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी कौन हो सकता है? इसका राइट आंसर है बिल्कुल कौवा। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और एक पक्षी होता है कोयल, जो क्या करता है कि अपना घोंसला ही बनाती है। कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को सेती है, अपने बच्चों को पोषित करती है, अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। तो कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? तो कौवा। सबसे ऊंची डाल जो पेड़ की होगी वही घोंसला बनाएगा। कौन है? कौवा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि उन्हें कीट दूर रखें, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो मैंने इसका बताया था कि पहला राइट आंसर है कीटों को दूर रखने के लिए। तो ए इसका राइट हो गया, मैंने पढ़ाया आपको। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती? सीमेंट, पत्थर, लोहा या स्कूटर? तो स्कूटर का क्या काम है? ये बड़ा सरल प्रश्न है और
आरटेट एग्जाम में आया भी है 2012 में। अगला है कि बंदर, शेर और चूहे के घर। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, इसको हम स्किप करते हैं। इसका मैंने बताया था कि बंदर पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है, ये हम कर चुके हैं। अब हम इसका आंसर बताएंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता, स्वयं के घोंसले का या स्वयं के आवास का निर्माण नहीं करता। मैं आपको बता चुका हूं कि वो पक्षी कोयल है। कौन सा पक्षी? कोयल है, जो कौवे के नीड में, कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को जन्म देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता? कोयल। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग ये हम कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों, फर्श को लिपने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है कि कीट दूर रहते हैं, कीट जो हैं ये दूर रहते हैं, घर से आ नहीं पाते, घर के आसपास नहीं भटक पाते। तो डी इसका राइट है। कर चुके हैं हम इसको पहले, इसलिए स्किप कर रहे हैं। कुत्ता मछली का आवास क्या है? कुत्ता मछली का आवास नदी है, झील है, तालाब है, समुंदर है। तो कुत्ता मछली का आवास क्या है? समुंदर है। डॉगफिश, डॉगफिश का आवास क्या है? समुंदर है। इसके बाद अगला है कि कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती। कैसे घरों की? कच्चे घरों की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती? पहला, दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, झोपड़ियों से अधिक मजबूत व स्थायी होते हैं कच्चे घर, इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है, इन पर चूने की पुताई होती है। तो इनमें 3 तो सही हैं, कच्चे घरों की विशेषता एक नहीं है कि इन्हें प्रतिदिन गोबर से लीपना पड़ता है। इन्हें प्रतिदिन गोबर से नहीं लीपते कच्चे घरों को, 7-8 दिन में या 15 दिन में एक बार गोबर से लीपते हैं, प्रतिदिन गोबर से नहीं लीपते। दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, झोपड़ियों से तक मजबूत व स्थायी होते हैं कच्चे घर, और चूने की पुताई भी होती है इनमें, लेकिन गोबर से प्रतिदिन लीपना पड़ता है, ये कहना गलत होगा। तो ये सी हमारा राइट आंसर है। अगला है सफ़ेदी में उपस्थित। अगला कौन सा है? सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़े का नाश करती है? जो सफ़ेदी हम करते हैं या इसको कलई करना कहते हैं, तो सफ़ेदी में या कलई करना इसको कहते हैं, किसकी मात्रा रहती है जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहें? तो सफ़ेदी में क्या जल की मात्रा रहती है, चूने की रहती है, कीटनाशकों की अनुपस्थिति रहती है? क्या इसमें सही है? इसका सही है चूने की। सही क्या है? चूने की। सफ़ेदी में चूने की उपस्थिति रहती है जिससे कीड़े मकोड़ों का ये नाश कर देती है। तो ए हमारा राइट आंसर है। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन सा? पहाड़ी क्षेत्रों में भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी प्रदेशों में भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये तो पहाड़ी प्रदेश ही नहीं है जो ऑप्शन में दिए गए, ना गुजरात है, ना कन्याकुमारी है, ना असम, तो थोड़ा सा मान मिल रहे हैं, लेकिन ये तीनों नहीं है ज़्यादा। तो पहाड़ी प्रदेशों में अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस प्रदेश को हम कहते हैं टुंड्रा प्रदेश। तो सी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं? इग्लू के फर्श पर फर व खाल क्यों बिछाए जाते हैं? इग्लू जो घर बनाया जाता है बर्फ़ की दीवारों को जोड़ के या 2 पत्थरों को जोड़ के, तो उस पर फर व खाल क्यों बिछाई जाती है? अब फर व खाल बिछाएंगे, क्यों बिछाएंगे भी खाल? यह कालीन की भांति कार्य करता है, सुंदरता बढ़ाता है घर की, घर को गर्म रखता है, या सर्दी के एहसास के लिए? सर्दी का एहसास थोड़ी कराना है, सर्दी को तो कम करना है। तो घर को गर्म रखे इसलिए ये खाल बिछाई जाती है और फर बिछाए जाते हैं जानवरों के। क्यों बिछाए जाते हैं? ताकि घर को गर्म रखें, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो ये सी इसका राइट आंसर है। अगला है उष्ण जलवायु वाले प्रदेश में। उष्ण जलवायु मतलब गर्म प्रदेश। गर्म प्रदेश में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं? गर्म प्रदेश में या गर्मी वाले प्रदेश में घर की दीवारें किस प्रकार की बनाई जाती हैं? मोटी बनाई जाती है, पतली बनाई जाती हैं, एक ईंट की चौड़ाई वाली, ईंट का प्रयोग नहीं होता। तो कैसे बनाएंगे? ईंट का प्रयोग नहीं होगा, पत्थर की बनाएंगे क्या? तो भाई इसका राइट आंसर है मोटी दीवारें बनाएंगे। मोटी दीवारें बनाने से जो गर्मी पड़ती है उस दीवार पे, वो दीवार उसको अपने आप में अवशोषित कर लेती है और अंदर नहीं जा पाती ज़्यादा। यदि पतली दीवार होगी तो पूरा जो घर है वो गर्म रहेगा, पतली दीवार की वजह से पूरा घर गर्म रहेगा। लेकिन अब दीवार मोटी है तो ये सिर्फ दीवार में ही रोशनी सिर्फ दीवार में ही रहेगी और वही उसी में अवशोषित हो जाएगी। कमरे के अंदर नहीं जा पाएगी ज़्यादा गर्मी, दीवार में ही अवशोषित हो जाएगी, क्योंकि इतनी मोटी दीवार ही बनाई गई है।
तो वो सारी जो उष्णता है वो दीवार में ही अवशोषित होकर रह जाएगी, इसलिए दीवार मोटी होनी चाहिए गर्मी वाले प्रदेश में। तो ए इसका राइट आंसर है। हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाते हेतु हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने हेतु या बनाते हुए हमारी मूल आवश्यकताओं में सम्मिलित कारक है। हमारी मूल आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये मौसम, ये महत्वाकांक्षा, ये कुछ नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान इसमें है, तो ये हमारा राइट आंसर है। हमारी मूल आवश्यकताएं तो यही हैं। इसके बाद संसार की चीज़ों को हमने एडाप्ट कर लिया है, लेकिन मूल तो वही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? स्थायी घर भूकंपरोधी होते हैं, बहुत अधिक मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, सीमेंट, ईंटों व लोहे के प्रयोग से बने होते हैं। तो भाई वो बहुत अधिक मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, सीमेंट, ईंट, लोहे के प्रयोग से ही बने होते हैं, लेकिन सारे घर जो है वो भूकंपरोधी नहीं होते। सारे घर भूकंपरोधी नहीं होते। तो ये पहला आपका राइट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है। अगला है कि तंबुओं के लगाए जाने के पीछे क्या कारक है? तंबुओं के लगाए जाने के पीछे क्या कारक है? टेंट के पीछे लगाए जाने के पीछे क्या कारक है या क्या कारण है? टेंट क्यों लगाए जाते हैं? हमें शिविर का आयोजन करना है तो हम टेंट लगाते हैं, किसी को हमें आश्रय प्रदान करना है तो टेंट लगाते हैं, प्राकृतिक विपत्तियों से रक्षा करना है तो टेंट लगाते हैं। ये सभी इसका राइट आंसर है। नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती? नगरीय अधिवास में, नगर में जो घर बनाए जाते हैं उनमें कौन सी विशेषता नहीं है? पेशों का विशेषीकरण, मतलब सब लोगों का काम अलग अलग है। पेशा, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, और किसी की हर किसी के काम के अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है। सामाजिक असमानता, समाज में असमानता है, सब लोग समान कार्य नहीं करते। शहरों में या नगरों में अलग अलग काम सबके रहते हैं, और श्रम विभाजन, काम बटा हुआ है सबका। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सामाजिक समानता, समाज में सब लोग समान हैं। तो ये सामाजिक समानता नगरीय आवासों की विशेषता नहीं है। ये आपका राइट आंसर है, सी। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय आवास प्रायः मिलते हैं। अमेरिका में नगरीय आवास जो है वो कैसे हैं? महानगर है, कस्बा है, नगरीय गांव है या नगर गांव है? तो इसका राइट आंसर है नगरीय गांव है अमेरिका में। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अपने आप को टेस्ट ना करें, अभी अपनी कॉपी में लिखते जाएं जो ना बने, क्योंकि जो यहाँ नहीं बनेंगे वो एग्जाम में नहीं बनेंगे। तो जो यहाँ नहीं बन रहे हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, उनको याद कर लें। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाइपों द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को विसर्जन की व्यवस्था होती है। पाइपों के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ जो है, ये गंदा पदार्थ है, गंदा पानी है, उसको अलग किया जाता है, और पाइपों के द्वारा किया जाता है। तो कौन से घरों में? क्या झोपड़ियों में, क्या नदियों में, तंबू में या प्रसंस्करण केंद्र में? तो झोपड़ी में तो होता नहीं है, नदियों में नहीं होता, तंबू में नहीं होता। ये व्यवस्था पाइपों द्वारा प्रसंस्करण केंद्र में होती है, प्रसंस्करण केंद्र में होती है पाइपों द्वारा अपशिष्ट को विसर्जित करने की व्यवस्था। तो डी इसका राइट है। झोपड़ी की छत में क्या कहता है प्रश्न? झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच बीच में कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाती है? बीच में कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाती है ताकि उसमें दीमक ना लगे? ये लकड़ी मैंने आपको बताई थी कि नीम और कीकर की लकड़ी थी, इसमें कीड़े नहीं लगते, नीम और कीकर की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। तो दीमक से बचाने के लिए हम नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग करेंगे। सी आपका राइट है। रैन बसेरा है। अब रैन बसेरा क्या है, हमें बताना है कि भाई रैन बसेरा क्या है। पहला, गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों पर जाना, ऐसा तो नहीं है। ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर जाना, ये भी नहीं है। अनाथ लोगों के लिए, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर है आपातकाल की स्थिति में या इमरजेंसी में सुरक्षित स्थानों पर बनाए गई अस्थायी बस्तियां रैन बसेरा कहलाती हैं। सी आपका राइट है। अगला है पर्वतीय आवासों में। पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है। पर्वत में जो आवास हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की क्या विशेषताएं होती हैं? इनकी त्वचा मोटी होती है, इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत घने घने बाल होते हैं,
इनके खुर जो हैं, पैर में जो खुर रहते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं नाखून इनके जैसे। तो ये तीनों विशेषताएं हैं, ये तीनों सही है। इनकी त्वचा मोटी होती है ताकि इन्हें जल्दी ठंड ना लगे। त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो ठंड से इनकी रक्षा करते हैं। इनके खुर बहुत मजबूत होते हैं ताकि बर्फ़ में इनको चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी विशेषताएं हैं पर्वतीय आवासों की। अगला है मानव ने अपने निवास एवं कार्य के उद्देश्य से निम्नलिखित में से क्या बनाया था। सबसे पहले खेत बनाया था, आखेट क्षेत्र बनाया था। आखेट क्षेत्र का मतलब होता है शिकार करने के लिए कोई क्षेत्र, आखेट क्षेत्र। खेत बनाया था, शिकार करने के लिए क्षेत्र बनाया था, घर बनाया था, चारागाह बनाया था। तो सबसे पहले तो मानव ने आवास ही बनाया था, रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि उसकी प्राथमिक आवश्यकता है ये। स्थायी आवास के निर्माण के लिए, अधिवास का मतलब आवास होता है। यहाँ अधिवास ये इनकी भाषा है, लेकिन अपनी भाषा तो आवास ही है, अपनी भाषा में तो आवास या घर ही कहेंगे। तो स्थायी घर के निर्माण में आप निम्नलिखित में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे। कौन सा कारक शामिल नहीं होगा स्थायी घर के निर्माण में। समतल भूमि की उपलब्धता, भूमि कैसी रहेगी, समतल। जल प्राप्ति की पूर्ण सुविधा, सुरक्षा की भावना, निवास एवं कार्य करने के स्थान की उपलब्धता। तो स्थायी आवास के निर्माण में हम 3 चीज़ें शामिल करेंगे कि समतल भूमि होनी चाहिए, जल की अच्छी सुविधा हो, सुरक्षा की भावना हो, जीव जंतुओं के जंगल में ना बना लो, ना जीव जंतु आ जाए तो सुरक्षित भी नहीं रह पाएंगे। तो ये 3 तो सही है। निवास एवं कार्य करने के स्थान की उपलब्धता, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ आपका घर है, आप घर बना रहे हैं, वहाँ आपको काम भी मिल जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं फिर हम देख सकते। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला है बुशमैन जाति के लोग। बुशमैन ये जनजाति है, तो बुशमैन जाति के जो लोग हैं वो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आवास बनाते हैं। तो वो अस्थायी आवास बनाते हैं। कैसे आवास बनाते हैं, अस्थायी आवास बनाते हैं, सी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्थायी आवासों का निर्माण करती है। कौन सी जाति है या जनजाति है स्थायी आवास बनाती है। तो इसका राइट आंसर है एस्किमो। एस्किमो जो जनजाति है या जाति है स्थायी घर बनाती है। कैसे घर बनाती है, स्थायी घर बनाती है, ना कि अस्थायी। एकमात्र ऐसी जनजाति है जो स्थायी घर बनाती है, एस्किमो। अगला है कृषि घर सामान्यतः नहीं मिलते। कहाँ नहीं मिलते कृषि घर, फार्म हाउस। फार्म हाउस कहाँ नहीं मिलते, अपने भारत ही में नहीं मिलते फार्म हाउस। बड़े बड़े फार्म हाउस बने होते हैं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े किसान ही नहीं है, राजाशाही किसान हैं लेकिन सब नहीं हैं। तो हमारे यहाँ फार्म हाउस नहीं होते, उनके यहाँ 2-2 4-4 एकड़ में तो फार्म हाउस बने रहते। तो विदेश की ये विशेषताएं हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की। हमारे यहाँ फार्म हाउस नहीं देखे जाते, क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रकार के किसान हैं। हमारे यहाँ केवल बड़े बड़े किसान नहीं है, छोटे किसान हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, बड़े किसान तो बहुत कम है। तो स्वास्थ्यप्रद मकान वह है जिसमें, स्वास्थ्यप्रद मकान कौन सा है, जिसमें शुद्ध हवा और रोशनी का आवागमन हो। क्या शुद्ध हवा आए और शुद्ध रोशनी आए, ये तो ठीक है। गंदी हवा को निकलने के लिए रोशनदान हो, ये भी ठीक है। नालियाँ साफ हो और ढकी हुई हो, ये भी सही है। ये सारी विशेषताएं हैं स्वास्थ्यप्रद मकान की, डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला एक से अधिक मंजिल, 3-4 मंजिल है, बहुमंजिला इमारत या मकान के संबंध में सही कथन कौन सा है। इसमें एक ही जाति के लोग रहते हैं, ये तो बहुत गंदा ऑप्शन है। इसमें समान धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ये भी बहुत गंदा ऑप्शन है। समान व्यवसाय के लोग रहते हैं, ये भी गलत है। इसमें परस्पर भिन्नता होती है। हाँ भाई, अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय के लोग हो सकते हैं, अलग अलग राज्य से आ सकते हैं, तो परस्पर भिन्नता होती है। आपस में भिन्न होते हैं, आपस में समान नहीं होते। और समान भी हो सकते, भिन्न भी हो सकते, लेकिन वो तो तब पता चलेगा जब उसमें रहते हैं कौन कहाँ से कैसा आया है। लेकिन ज़्यादातर उसमें भिन्नता ही मिलेगी, आप देखना कहीं भी रहें। तो बहुमंजिला इमारतों के संबंध में आपका सी राइट आंसर है। इसके बाद हमारा 28 है कि मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं। अच्छा प्रश्न है कि मरुस्थल में रहने वाले जो जंतु हैं, अब मरुस्थल में रहते हैं तो गर्मी अधिक पड़ती है, तो दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं। जल में डूबे रहते हैं, जल तो उतना है ही नहीं वहाँ पे, कहाँ जल में डूबे रहेंगे।
वृक्ष भी उतने नहीं हो तो क्या वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं या भूमि के नीचे रहते हैं? तो भैया उसमें तो भूमि के नीचे, जमीन के नीचे छिपे रहते हैं। सांप बिच्छू वगैरह जो रहते हैं ये जमीन के नीचे छिप जाते हैं ताकि उन्हें जो दिन का अधिक तापमान है वो ना लगे, वो फिर वो रात में निकलते हैं। तो दिन में वो क्या करते हैं, जमीन के नीचे, भूमि के नीचे छिपे रहते हैं। सी राइट है आपका। अगला है किस प्रकार की भवन निर्माण सर्वाधिक उपयुक्त होती है? किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण के लिए सबसे अच्छी होती है? अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण के लिए अच्छी होती है? चिकनी मिट्टी वाली भूमि, पथरीली भूमि, रेतीली भूमि, चूने और मैग्नीशियम से युक्त भूमि। पहले मैंने इसको जब नहीं जानता था मैं इस क्वेश्चन को शुरू में स्टार्टिंग में, तो मैंने इसको लगाया था, लेकिन ये गलत है। पथरीली भूमि सबसे बढ़िया है मकान बनाने के लिए। मकान बनाने के लिए आपको यदि सबसे अच्छी भूमि चाहिए तो वो पथरीली भूमि है। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता? कौन सा पत्थर उपयोग में नहीं लिया जाता? तो भाई घिया पत्थर या सैलखड़ी, ये उपयोग में नहीं लिया जाता राजस्थान के घरों में। बाकी संगमरमर को उपयोग में लेते हैं, कोटा स्टोन को लेते हैं, सैंडस्टोन को लेते हैं। घिया पत्थर या सैलखड़ी को राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लेते। इसके बाद आपका एक और प्रश्न है, शायद यही अंतिम है। हाँ, ये अंतिम है आपका। हमने बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और बहुत अच्छे से किए हैं। तो निम्नलिखित में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है एस्बेस्टस की चादरें भी, चादरें जो आपने देखा होगा टीन वगैरह होते, टीन, उनको चादरें कह रहे हैं यहाँ पे। ईंट और पत्थर, सीमेंट, चूना पत्थर, ये सारी चीज़ें मकान बनाने में उपयोग में ली जाती हैं। तो ये हमारी वीडियो का एंड है, और एंड तक हमारी वीडियो को सुनते रहने के लिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बाकी यदि आपको जो भी डाउट हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगली वीडियो में आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ये हमारे वीडियो का एंड है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।